संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, आइए आपका संस्कृत अनुवाद की कक्षा में पुनः एक बार स्वागत है। हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में लट लकार प्रथम पुरुष के वाक्यों को देखा था। आज हम लोग मध्यम पुरुष के वाक्यों को प्रयोग को देखेंगे और कुछ शब्दों के अर्थों से अवगत होंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठें, जिससे क्रमशः शब्दों को लिख लें और उसकी जानकारी से अनुवाद करना सीखें। आइए देखते हैं। आज हम लोग द्वितीय अभ्यास पे हैं। ग्रंथ किससे संकलन किया गया है? तो प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। और अभ्यास की संख्या क्या है? अभ्यास 2, जिसमें पूर्व के वीडियो में बताया गया था क से हम किन शब्दों का ज्ञान करेंगे। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का ज्ञान क से करेंगे, और ख से धातु का ज्ञान करेंगे, एवं ग से अव्यय पदों का ज्ञान करेंगे, और घ से क्रिया विशेषण पदों का ज्ञान करेंगे। तो यहाँ भी जैसे पूर्व के अभ्यास के अनुसार यहाँ क में संज्ञा सर्वनाम एवं ख में धातु रूप एवं ग में अव्यय पदों का ज्ञान कराया गया है। यहाँ भी क्रिया विशेषण शब्दों से हमें अवगत नहीं कराया गया है, आगे के शब्दों में अवगत कराया जाएगा। आइए देखते हैं सर्वप्रथम कौन सा शब्द है, इनके अर्थों को देखते हैं। त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। ये सभी क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। जैसे तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, किसी के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, तुम जाते हो। अब देखिए आगे ये क्या है? त्वम, युवाम, यूयम, ये तीन शब्द क्या हैं? ये जो मध्यम पुरुष में प्रयोग होते हैं, ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्द। अब संज्ञावाचक शब्दों को देखते हैं। तो संज्ञावाचक शब्दों में क्या है? गृहम अर्थात घर, ज्ञानम ज्ञान, पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम फूल, जलम जल, सत्यम सत्य, भोजनम भोजन, राज्यम राज्य। इस प्रकार तीन शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द से युक्त। हम लोगों ने ऊपर सर्वनाम शब्दों को देखा, त्वम, युवाम, यूयम, और नीचे ये 7 शब्द जो है गृहम इत्यादि राज्यम तक, ये कुल मिलाकर 8 पद हैं। जैसे गृहम घर, ज्ञानम ज्ञान, पुस्तकम पुस्तक, पुष्पम फूल, जलम जल, सत्यम सत्य, भोजनम भोजन, राज्यम राज्य। ये 8 क्या हैं? संज्ञा पद हैं, और 3 क्या हैं? ये सर्वनाम पद हैं। 8 और 3, इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। यहाँ देखिए ये शब्दकोश दिया गया है। इस शब्दकोश का इसलिए अंकन यहाँ किया गया है कि आपको 20 शब्दों का ज्ञान इस अभ्यास के माध्यम से कराना है, जिसमें 11 शब्दों में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? 3 सर्वनाम शब्द देखे, त्वम, युवाम, यूयम, और 8 संज्ञावाचक शब्द देखे, गृहम इत्यादि राज्यम तक। अब ख से हम लोग क्या जानते हैं? ख से धातु शब्दों को जानते हैं। तो रक्ष, रक्ष अर्थात रक्षा करने अर्थ में रक्ष धातु का प्रयोग रक्षा अर्थ में होता है। वध बोलना अर्थ में, पच पकाना अर्थ में, नम नमस्कार करना अर्थ में। ये कितने धातु हैं? तो 4 धातुओं को बताया गया है। इनके रूपों को भी हम लोग आगे देखेंगे। आइए अब तृतीय ग पे चलते हैं। तो ग में क्या होगा? अव्यय पद होगा। पूर्व के वीडियो में नियम बताए गए हैं कि क से हमें किन की जानकारी होगी, ख से हमें किन की जानकारी होगी, और ग से किन शब्दों की जानकारी होगी। तो अद्य ये अव्यय पद है। अद्य अर्थात आज, इदानीम अर्थात अब, संप्रति का अर्थ भी क्या होता है? अभी ही होता है, यह भी अव्यय पद है। यदा जब, तदा तब, कदा कब,
इस प्रकार ये 5 क्या हैं, अव्यय पद हैं, और ये 4 क्या हैं, धातु पद हैं, और 11 क्या हैं, सर्वनाम संज्ञावाचक शब्द हैं। तो इन सभी को मिलाकर कितनी संख्या होगी, आइए एक बार देखते हैं। 11 संज्ञा सर्वनाम शब्द, और 4 क्या हैं, धातु पद, और 5 अव्यय। 11 4 15, 5 20 पदों की जानकारी शब्दशः हम लोगों को ही। अब इनके माध्यम से हम लोग क्या है, आगे अनुवाद विधि को देखेंगे। देखिए, आपके सामने एक सूचना दी गई है। सूचना में बताया गया है क अर्थात जितने भी शब्द हैं, ये क से गृह, राज्य, यहाँ से देखिए संज्ञा सर्वनाम वाचक शब्दों को छोड़कर गृहम, क गृहम कैसे चलेगा, तो राज्यम गृहवत, गृह का शब्द कैसे, सभी शब्दों के रूप कैसे चलेंगे, तो गृह के समान चलेंगे। गृह से लेकर राज्यम तक। वत का क्या अर्थ है, वत का अर्थ पूर्व के वीडियो में बताया गया। वत का अर्थ है गृह के समान। राज्य तक जितने भी 8 शब्द संज्ञावाचक बताए गए हैं उनका रूप गृह के समान चलेगा। और रक्ष तो धातु बताई गई है, रक्ष के समान वद, पच एवं नम के रूप चलेंगे। भवतिवत, रक्ष भवती के समान रूप चलेंगे। रक्ष आदि जितनी भी धातुएं हैं जो आपको बताई गई हैं, 4 धातुएं। और कल के वीडियो में भू, गम, पठ हम लोगों ने धातुएं देखी थी, उसी प्रकार इनके भी रूप चलेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं किस प्रकार गृहम के समान राज्य तक जितने भी शब्द ज्ञान इत्यादि, पुस्तकम इत्यादि बताए गए हैं उसका रूप कैसे चलेगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ हम लोगों ने प्रथम पुरुष का ज्ञान किया था। मध्यम पुरुष में तुम्हारे लिए का प्रयोग होता है, और उत्तम पुरुष का प्रयोग आप लोग जानते हैं वह व्यक्तिगत अपने लिए होता है। और हमको या तुमको छोड़कर अन्य जितने भी शब्द हैं वो प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। इसी वजह से उसे क्या, अन्य पुरुष की संज्ञा भी दी गई है प्रथम पुरुष को। अब देखिए, हम लोग व्याकरण की दृष्टि से लट लकार मध्यम पुरुष का ज्ञान करते हैं। गृहम शब्द के प्रथमा द्वितीया के रूप स्मरण करो। यहाँ देखिए शब्द संख्या दी गई है 26। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं तो हम रूप लिख रहे हैं। आप गृह शब्द को प्रथमा द्वितीय विभक्ति में रूप चलाकर उसी के समान राज्य, पुस्तकम इत्यादि के रूप चलाने का अभ्यास करें। आइए देखते हैं गृहम शब्द को। गृहम शब्द का रूप कैसे चलेगा। प्रथमा विभक्ति में देखिए, गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम गृहे, गृहाणि, गृहम गृहे, गृहाणि, ये प्रथमा विभक्ति। एवं द्वितीय विभक्ति में ही इसी प्रकार रूप चलेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी प्रकार हम लोग अन्य जो शब्द हैं उनके रूप भी चलाने का अभ्यास करेंगे। गृहम गृहे, गृहाणि, इसी प्रकार गृहम गृहे, गृहाणि द्वितीय विभक्ति में। देखिए यहाँ गृह के आगे हम लगा देंगे तो क्या बनेगा, गृहम, और गृह के आगे ए लगा देंगे गृहे, और आनी लगा देंगे तो गृहाणि। इस प्रकार शब्द हमारा बनेगा गृहम गृहे, गृहाणि। और जितने भी शब्द बताए गए हैं उसी प्रकार उनका अभ्यास होगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है, ज्ञानम ज्ञाने, ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने, ज्ञानानि। पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि। पुष्पम पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे, पुष्पाणि। जलम जले, जलानि, जलम जले, जलानि। सत्यम सत्ये, सत्यानि, सत्यम सत्ये, सत्यानि। भोजनम भोजने, भोजनानि, भोजनम भोजने, भोजनानि। राज्यम राज्ये, राज्यानि, राज्यम राज्ये, राज्याणि। इस प्रकार जो है रूप प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति में चलेंगे। अम, ए, आनी शब्द लगाकर क्या है,
हमारे शब्द रूप प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति में चलेंगे। नपुंसक लिंग में ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं नियम में। गृह और पुष्प शब्द में आनी के स्थान पर आणी हो लगेगा, जैसे गृहम गृह गृहाणी और पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। इस प्रकार देखिए दो शब्द जो विशेष हैं उनका भी आपको यहाँ विशेष रूप से बताया गया है। गृह और पुष्प शब्द के आगे क्या लगेगा? आनी के स्थान पर आणी लगेगा। गृहम गृह गृहाणी और पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। अन्य जो भी 6 शब्द हैं उनके रूप आनी ही बन के लगेंगे। अब आइए मध्यम पुरुष में देखते हैं। मध्यम पुरुष में धातु का देखते हैं। मध्यम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में असी और द्विवचन, एक वचन में क्या होगा? असी और द्विवचन में अथः और बहुवचन में अथ, ये 3 शब्द होंगे। जैसे देखिए पठ धातु में देखिए पठसी क्या लगा है? पठसी अर्थात असी, ये देखिए। और पठतः द्विवचन में क्या? अथः। और बहुवचन में क्या लगा है? अथ। अथ लगा है तो पठत विसर्ग नहीं है। अर्थात मध्यम पुरुष में बहुवचन में कभी भी विसर्ग नहीं होता और मध्यम पुरुष में द्विवचन में हमेशा विसर्ग होता है। पठसी पठतः पठत, हम लोगों ने पठ धातु का कल प्रथम पुरुष का देखा था। तो पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत। इसी प्रकार जो आज रक्ष धातु है, बद धातु है, पच धातु है, उसका रूप हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार अन्य धातुओं के भी रूप बनाएंगे। प्रथम और मध्यम पुरुष दोनों का बनाएंगे जिससे आपका अभ्यास बने। अगले वीडियो में हम लोग उत्तम पुरुष को देखेंगे तो हमारा लट लकार पूर्ण रूप से सभी विभक्ति पुरुषों से युक्त हो जाएगा। जैसे देखिए रक्षसी रक्षतः रक्षतः, पदसी वदथः वदथ, पचसी पथत पचथः पचथः, नमसि नमथः नमथ, गच्छसि गच्छतः गच्छतः, भवसि भवतः भवतः, हससि हसतः हसत। इस प्रकार जो है मध्यम पुरुष में रूप चलेगा। आप लोग प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष दोनों का अभ्यास करेंगे एक कॉपी में लिखकर, जिससे आपको अनुवाद और स्मरण करने में आसानी होगी। आइए देखते हैं आगे। अब पुरुष की बात करते हैं। तो संस्कृत में पुरुष, क्षमा कीजिएगा, वचन देखते हैं। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसके लिए प्रयोग होता है? तो हमेशा एक के लिए क्या होता है? एक वचन। और 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए क्या होता है? बहुवचन। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन में क्या होगा? त्वम। और द्विवचन में क्या होगा? युवाम। और बहुवचन में क्या होगा? यूयम। इस प्रकार एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन, यदि एक रहेगा तो त्वम, यदि 2 रहेंगे, तुम 2 तो युवाम, और यदि तुम सभी तो यूयम शब्द बनेगा। इस प्रकार वचन कितने होते हैं? तो वचन को हम लोगों ने देखा। संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी है? तो 3 है, क्रमशः यहाँ बताए गए हैं। एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। अब यहाँ 1 के लिए एक वचन और 2 के लिए द्विवचन एवं 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। अब आइए हम लोग पुरुष को देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पूर्व के वीडियो में प्रथम पुरुष को देख चुके हैं जो धातु रूप में प्रयोग होते हैं। आज मध्यम पुरुष का पाठ चल रहा है तो हम लोग पुरुष को देखते हैं। देखिए संस्कृत में पुरुषों की संख्या भी कितनी होती है? 3 होती है। ये बातें आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जी कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन की क्या होती है? क्रिया होती है। यदि आपको पुरुष और वचन का ज्ञान रहेगा तो आप क्रिया का प्रयोग कर लेंगे।
पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष देखिए बताया गया था अभी, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं, और अर्थात वह वे दोनों वे सब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम किसमें होता है? प्रथम पुरुष में होता है। इसे आसानी से हम लोग समझेंगे। प्रथम पुरुष सबसे पहले देखते हैं पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और फिर उसके बाद उत्तम पुरुष। देखिए सर्वप्रथम हम लोग अपने को देखते हैं, जहाँ स्वयं के लिए प्रयोग हो, मैं, हम सब, ये नाम स्मरण कर लें। ये किसके लिए होता है? उत्तम पुरुष। संस्कृत में स्वयं को सब क्या कहा गया? उत्तम की पुरुष की संज्ञा दी गई है। और तुम दोनों और तुम सब, ये क्या है? ये मध्यम पुरुष में है। और हमको और तुमको छोड़कर अन्य जितने भी पद हैं वह सभी क्या हो जाएंगे? प्रथम पुरुष में हो जाएंगे। हमको और तुमको छोड़कर जितने भी पद हैं वो किस में हो जाएंगे? प्रथम पुरुष में हो जाएंगे। इसी कारण इसका एक और नाम क्या बताया गया है? अन्य पुरुष बताया गया है। देखिए सर्वप्रथम अपने को उत्तम पुरुष में, जैसे मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि, अभ्यास में हम लोग आगे देखेंगे। और मध्यम में तुम पढ़ते हो, तुम पठसी, और अन्य कोई है वह पढ़ता है तो स पठति, अर्थात संज्ञावाचक शब्दों के स्थान पर सर्वनामवाचक शब्दों का जो प्रयोग है वह प्रथम पुरुष के रूप में होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी है? तो 3, और पुरुषों की संख्या कितनी है? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस प्रकार संस्कृत में वचन की संख्या 3 और पुरुष की संख्या 3 होती है। उसी के अनुसार हम लोगों को अनुवाद करना है। एक वचन के स्थान पर एक प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, और द्विवचन के स्थान पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, और बहुवचन के स्थान पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में यदि एक वचन उक्त है तो मध्यम पुरुष एक वचन, यदि 2 उक्त हैं तो मध्यम पुरुष द्विवचन, यदि बहुत सारे उक्त हैं तो मध्यम पुरुष बहुवचन, यदि स्वयं अपने लिए केवल है तो उत्तम पुरुष एक वचन, और यदि हम 2 के लिए है तो उत्तम पुरुष द्विवचन, यदि हम सभी के लिए है तो उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा। अब देखिए एक नियम देखते हैं हम लोग। पूर्व में 3 नियमों को अभ्यास 1 में देख चुके हैं। आप लोग यदि क्रमशः अध्ययन करना चाहते हैं और संस्कृत के 30 अभ्यासों के माध्यम से संस्कृत में वाक व्यवहार करना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, और जो भी आपको व्यवस्थित लगे, जो प्रयोग में लगे, उसको आप नोट डाउन करते जाएं। अपदम न प्रयुंजित, नियम देखिए, बिना प्रत्यय अपदम न प्रयुंजित, न पदम इति अपदम, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग न करें। बिना प्रत्यय या लगाए किसी शब्द या धातु, शब्द जैसे क्या हो जाएगा हमारा राम, और धातु क्या हो जाएगी? पठ। किसी भी शब्द या धातु का प्रयोग बिना प्रत्यय लगाए न करें, क्योंकि नियम क्या है? अपदम न प्रयुंजिता, अपद का प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्द के अंत में जुड़ने वाले अह, औ, अह, आह आदि तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति, अतः, अंति आदि को प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए राम में रामः, यहाँ अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? रामः, और फिर उसके बाद औ रामौ, और आह रामाः। इस प्रकार क्या है? प्रत्ययों को जोड़कर राम शब्द क्या है? उक्त हुआ। तो प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग, पदयुक्त शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए, अपद का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। जैसे पठ धातु में देखिए, धातु के अंत में जुड़ने वाले लट लकार में पठति, पठतः, पठन्ति। इस प्रकार हम लोग अपद का प्रयोग ना कर पद का प्रयोग करना चाहिए, बताया गया है। अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए, अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। बिना कुछ प्रत्यय लगाए गृह,
पुस्तकम, भोजनम, पठ, रक्ष आदि का प्रयोग संभव नहीं है। अर्थात किसी भी प्रकार से, मान लीजिए गृहम लिखा है तो गृहम शब्द का प्रयोग आप बिना प्रत्यय लगाए नहीं कर सकते हैं। सु अम होगा तो क्या बनेगा? गृहम। सुप्रत्यय आकर इसके स्थान पर हम आदेश होगा तो गृहम बनेगा। इसी प्रकार पुस्तकम, इसी प्रकार पठति में तिप प्रत्यय आकर क्या बनेगा? पठति बनेगा। अर्थात सामान्य सी बात है कि अपद का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात हमें शब्द की पद संज्ञा कर प्रत्यय लगाकर उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे गृहम, पुस्तकम, पठति आदि का ही प्रयोग होगा, अपद का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार हम लोगों ने अभ्यास 2 के माध्यम से 20 के 2 शब्दों को देखा और उनके नियमों को देखा। अब इसी के आधार पर हम लोग अग्रिम वीडियो में अभ्यास करेंगे और संस्कृत से हिंदी एवं हिंदी से संस्कृत अशुद्ध वाक्यों का एवं शब्द रूप एवं धातु रूप का अभ्यास करेंगे। आप लोग इसी प्रकार स्नेह बनाए रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।